नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बुजुर्गों का कहना है कि नाम किरोड़ीमल रखने से कोई करोड़पति नहीं हो जाता, या नाम अमीरदास रखने से कोई अमीर नहीं हो जाता। इसी तरह से कोई ज्ञानेश कुमार नाम रखने से ज्ञानी नहीं हो जाता। ये बात कल खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साबित की। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ज्ञानेश जी ने की थी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, राहुल गांधी के जितने भी आरोप हैं उनको न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्ष को कितना एकजुट कर दिया, इसका अंदाजा आज सदन में लग गया और सदन के बाहर लग गया, जब समूचा विपक्ष और ज्यादा एकजुट दिखा। दरअसल अब कहानी में नया मोड़ यह है कि हमारे ज्ञानी बाबा यानी ज्ञानेश जी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि विपक्ष वो कदम उठाने की सोच रहा है जो अब तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। जी हां, आप सोच के हैरान होंगे कि समूचा विपक्ष अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन या महाभियोग कहो या इम्पीचमेंट कहो, जो मर्जी आपको लगे वो कहिए। और इसका सबूत भी विपक्ष ने दिया। ये हवाई बातें नहीं है। जब आज विपक्ष, मैं इंडिया गठबंधन नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, समूचे विपक्ष ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चुनाव आयोग के खिलाफ, जहां पर इसके पुख्ता सबूत दिए कि जो खबरें चल रही है कि महाभियोग लाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उसमें कितनी सच्चाई है। काफ़ी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सिंस एवरीवन इज सेइंग कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इट इज एक्टिंग एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। तो उस पे कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफ़ी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो समूचा विपक्ष में इसलिए कहा कि संजय सिंह भी मौजूद थे, याद रखिएगा। अब ज्ञानी बाबा क्यों फंस गए हैं, मैं आपको वो बताता हूं। ज्ञानी बाबा इसलिए फंस गए हैं, पहली बात, अगर महाभियोग आता है, समूचा विपक्ष महाभियोग लाता है तो ज्ञानी बाबा के लिए अच्छी खबर नहीं है, ज्ञानेश जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इस महाभियोग पर बीजेपी की जो सहयोगी है, एनडीए के जो और साथी है, उनका क्या रुख रहेगा। ये बड़ा क्रूशियल वक्त है इनके लिए, उनको बड़ी दुविधा में डाल देगा कि विपक्ष को महाभियोग का ऑप्शन क्यों चुनना पड़ रहा है। विपक्ष को महाअभियोग का ऑप्शन इसलिए चुनना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने बड़ी चालाकी से एक ऐसा खेल खेला है जो खेल किसी को पता भी नहीं चला। सरकार ने जो काम किया है वो जान के आप हैरान हो जाओगे। 2023 में सरकार ने चुपचाप सदन में एक बिल पास किया, और उस बिल की एक लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है जो आपकी स्क्रीन पर है, कि इसके हिसाब से नए कानून जो बना उस बिल के हिसाब से, जो भी इसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी ऑर्डर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल proceedings against any person who is or was a election commissioner or an election commissioner for any act, things or words committed, done or spoken by him when or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or
फंक्शन, यानी कि इस कानून में साफ कहा है जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त मौजूदा और पहले रहे हो उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं की जा सकती इस आधार पर कि जो उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी एक्ट किया हो, जो बोला हो, जो लिखा हो, उन चीजों को लेकर। यानी कि 2023 में ही ये बिल जो है, जिस बिल का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023, विंटर सेशन 2023 में ये पास किया गया था और 2 जनवरी 2024 को इसे नोटिफाई भी कर दिया गया था। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को पहले ही बचा दिया गया है। जो राहुल गांधी बोलते हैं ना कि छोड़ेंगे नहीं, जब हम सत्ता में आएंगे तो सबको घसीट के लाएंगे, जवाब देना होगा, उससे पहले ही बचा दिया गया है। इसलिए विपक्ष को महाभियोग लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये तो कम से कम कार्रवाई वो कर ही सकते हैं। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब आप समझ रहे हो, चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए बाकायदा कानून लाया गया। इसका मतलब प्री प्लान थी चीजें, पहले से ही इन पे काम चल रहा था कि ऐसा ऐसा चुनाव आयोग करेगा और कानून से हम बचाएंगे। अब सत्ता बदल भी जाती है तो जब तक इस कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, कोई मामला अदालत में नहीं चल सकता। ये एक कहानी बता देता है कि पहले से कैसे प्री प्लान था। बहुत हैरानी की बात यह है कि ये चीज विपक्ष को समझने में थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त अगर वो SIR का बिहार में पंगा ना लिया होता ज्ञानेश जी ने, तो शायद अभी भी ये चीज पता नहीं लगती, अभी भी राहुल गांधी इतनी इंटेंसिव वो नहीं करते, छानबीन नहीं करते, ये डाटा नहीं रखते। तब शायद मोटा मोटा जैसे महाराष्ट्र की बात चल रही थी वही बात चलती रहती। लेकिन ज्ञानेश जी ने एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया, एक्स्ट्रा चीजें दिखाई कि भाई मैं जीत के दूंगा बिहार, और उसके एवज में अब इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है खुद को। बात अब वो आई है, जैसे कि बात आपको बिहार की आई है, तो देखिए बिहार और महाराष्ट्र को लेके एक और चीज बड़ी हैरान करने वाली बात है। ये मामला महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में क्या विपक्ष ने उठाया मुद्दा कि भाई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लाखों वोट ऐड कर दिए गए अचानक से, और जो 18 साल से ऊपर के जितने टोटल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज्यादा वोटर हो गए। ये कहा ना, तो जो आंकड़ा जो है वो myneeta.com को, उसके हिसाब से जब महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उस वक्त 9,32,43,890 वोटर्स थे,
और 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं 2024 में ही, तो वो बढ़कर 9,70,25,119 जो है वो वोटर हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन 40 लाख से ज्यादा वोट बढ़ते हैं। ये मैं इस आंकड़े की बात कर रहा हूं जो myneता.com है, यानी 4 महीने में 40 लाख, अगर हम इसको भी माने 4 महीने में 40 लाख प्लस वोटर बढ़े, यानी हर महीने 10 लाख वोटर बढ़े। लेकिन बिहार में देखिए, पिछली अप्रैल में मई में चुनाव हुए थे और इस जुलाई में आके जाके यानी 13 महीने बाद, 14 महीने बाद आंकड़ा कितना बढ़ता है। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त वहां पर वोटर थे 7,70,79,931, 7,70,79,931। और जब अभी SIR शुरू हुआ तो उस वक्त वोटर थे 7,79,00,000, 789 के आसपास, जो कि 65 लाख जिसमें से हटा दिए गए हैं तो बचते हैं 7,24,000। लेकिन अब हम ये हटाने वाला डाटा बाद में करते चलिए, अब अगर हम नहीं भी मानते तो भी आप देखिए 789 यानी 7,79,00,000 में से अगर आप 7 लाख अप्रोक्सीमेटली 7,71,00,000 के आसपास जो चुनाव माफ कीजिए संसदीय चुनाव के जो लोकसभा चुनाव में थे उनको माइनस करें तो 18 लाख की बढ़ोतरी हुई। यानी महाराष्ट्र में 4 महीने में 40 लाख से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और बिहार में 13-14 महीने में सिर्फ 18 लाख वोटर बढ़े, सिर्फ 18 लाख वोटर बढ़े 13-14 महीने में, सवा साल में। और वहां हर महीने 10 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े। अब 65 लाख अगर इसमें से आप उड़ा देते हैं तो और भी कम हो जाता है, फिर तो 7,24,00,000 के आसपास बचते हैं। ये कहानी ये हुआ है इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में। अब जब इस पे सवाल उठाते हैं तो कहते हैं हमारे देश के वोटर्स को बदनाम किया जाता है, देश को गुमराह किया जाता है। इस तरह का दावा ज्ञानेश कुमार जी करते हैं, क्योंकि जब से ये चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया है और ये विवाद बढ़ा है, तब से एनडीए के किसी घटक ने बीजेपी के सपोर्ट में आकर ये चुनाव आयोग का बचाव नहीं किया है, सब खामोश बैठे हैं। अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आता है तो वो अगर बीजेपी के साथ जाके मुख्य चुनाव आयुक्त के फेवर में वोट करते हैं तो वो अपने हाथ काट के दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद कभी भी वो चुनाव आयोग की तरफ उंगलियां नहीं उठा सकते। और अगर बीजेपी का साथ नहीं देते हैं, विपक्ष का साथ देते हैं, तो हमारे ज्ञानेश जी गए। और अगर विपक्ष का साथ भी नहीं देके तटस्थ रहते हैं या दूर रहते हैं इससे, तो भी ज्ञानी बाबा का बुरे बिस्तर गोल। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानेश्वर बाबा बुरी तरह से फंस गए हैं। दूसरा, ज्ञानेश जी को याद होगा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को याद होगा कि कुछ दिन पहले यही विपक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जो राज्यसभा के सभापति, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि वो गिर गया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिन धनखड़ जी की कुर्सी बची नहीं। धनखड़ जी उसके बाद सोचने पे तो मजबूर हो गए थे कि यार विपक्ष को स्पेस तो देना पड़ेगा, और यही उन्हें मरवा गया और उनकी कुर्सी उनके हाथ से चली गई। तो क्या ये इतिहास में पहली बार होगा ऐसा कि देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर महाभियोग के जरिए हटाए जाएंगे? इसलिए कि वो जो उनके पहले वाले थे राजीव कुमार जी, वो कम से कम जो बैटिंग करते थे, जो सेटिंग करते थे, वो पर्दे के पीछे करते थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश जी ने पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि वो खुल के सरकार के लिए बैटिंग करते हैं। इसलिए कल उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज पुट करने की कोशिश की और राहुल गांधी को एक तरह से धमकी दी कि अगर एफिडेविट 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो माफी मांगोगे देश से,
उस अंदाज ने अगर बाकी चीजों को भी सही तरीके से और सही जवाब दिए होते तो शायद वो अंदाज अच्छा लगता। लेकिन एक ही बात में डबल स्टैंडर्ड, राहुल गांधी को धमकी देते हैं और अनुराग ठाकुर को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी जिन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र का डाटा रखा, उन्हें एफिडेविट या माफी का ऑप्शन देते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है कहते हैं। और अनुराग ठाकुर जिन्होंने 5 लोकसभा और एक विधानसभा क्षेत्र का डाटा रखा, उनसे हलफनामा तक नहीं मांगते हैं। तो ऐसे में ज्ञानेश जी को लगता है राहुल गांधी डरेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है 7 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छांट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाइयों बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट भरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। कल जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उसको समराइज करना हो ना, तो मैंने सारे अखबार, सारे चैनल देखे, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से जिसने उसको समराइज किया वो है द टेलीग्राफ अखबार। टेलीग्राफ अखबार की ये फर्स्ट पेज की आज की खबर थी, आपने देखी होगी। इलेक्शन ओमिशन, साइलेंस, ऑब्फ्यूजिकेशन, बिजार लॉजिक, हाउ ईसी अटैक राहुल गांधी, मदर ऑफ ऑल एक्सक्यूजेड इन रेयर पोल पैनल फायर फ्लाइट। ये बेहतरीन, ये अखबार की खबर पूरा आपको निचोड़ देती है कि कल उस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था, जहां अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर, एफिडेविट को लेकर झूठ बोला गया, सरेआम मुकर गए कि ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं किया। जबकि आज अखिलेश संसद के बाहर सबको वो जो एफिडेविट उन्होंने दिए है, उसकी जो रिसिप्ट आई है, उसकी रसीदें बांट रहे थे, उसकी फोटोकॉपी बांट रहे थे। जब विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राम गोपाल यादव ने सामने दिखाई कि इस तरह के एफिडेविट हमने दिए थे और ये पावतियां हमको मिली है, रिसिप्ट मिली है। फिर बहुत कल मैं आपको बताऊं, असल में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज और आपको देखनी चाहिए कि मोदी जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसकी झलक भी आपको कल उसमें मिली होगी। मोदी जी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के सवाल पूछे गए, खासकर ये 3 पत्रकार आपकी स्क्रीन पर है, इन्होंने जो सवाल पूछे वो ज्ञानेश जी के चेहरे का रंग उड़ा और उसके बाद ज्ञानेश जी ने इनके सवालों के जवाब नहीं दिए। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मोदी जी इसी चीज से डरते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ऐसे पत्रकार आ गए जो उनकी पोल खोल देंगे तो उनका क्या होगा। फिर एक अजीब सी मुझे लगी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल की बात कि भाई वो सारा जिम्मा, एक तरह से ये कह रहे थे कि भाई जब वोटर लिस्ट में कुछ खामियां होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बीएलए यानी ब्लॉक लेवल एजेंट्स क्यों नहीं वो जो है उसका तब बताते हमें। भाई वोटर लिस्ट बनाना आपका काम, ये आपकी ड्यूटी है
और उसकी जांच करे, उसकी खामियां निकाले। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना काम नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को अपना काम करना है। ये उनका काम नहीं है कि भाई आपकी लिस्ट को लेके बैठे, फिर उसको छांटे, फिर 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, फिर उसमें से कमियां निकाले, फिर आपके पास आए, फिर आप कहेंगे आप एफिडेविट भी दो, फिर एफिडेविट बनाए, फिर आप कई महीनों बाद उस पर कुछ सोचेंगे करना होगा। ये आपकी ड्यूटी है। आप एहसान, क्या चुनाव आयुक्त और उससे जुड़े बीएलओज क्या एहसान कर रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट बना रहे हैं, किसी का नाम जोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? अगर उसमें कमियां हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना, और आपकी जिम्मेदारी है उस पे, उस गलती का अपने पे इल्जाम लेना। किस पे डाल रहे थे? पॉलिटिकल पार्टीज पे। और कहते हैं सरपंच वगैरह होते हैं। सरपंच वाली भी उन्होंने एक बात कही थी कि सरपंच वगैरह होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं करते। सरपंचों की आपको हकीकत बताता हूं। सरपंचों की खबर देखिए, ये दैनिक भास्कर की आज की खबर। सरपंचों को बनाया मजदूर, कभी पंचायत ही नहीं रसूखदार कर रहे हैं सरपंच। ये इस देश की हकीकत है। जो सरपंच होते हैं इस तरह के होते हैं, जो बेचारे मजदूरों को, गरीबों को बना दिया जाता है सरपंच, जिन्हें पंचायत ऑफिस तक नहीं बैठने दिया जाता है। अब ऐसे सरपंचों की बात ज्ञानेश जी कर रहे थे। और ज्यादातर ये एक सत्ता पक्ष वाले लोग होते हैं, चाहे वो किसी की भी हो। कितने ही लूपहोल्स, कितने ही गोल गोल। एक किसी ने आज सुबह मैंने पढ़ा था कि हमारे पुराने मित्र हैं, हम आज तक चैनल में साथ हुआ करते थे, विजय विद्रोही, उन्होंने एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ नहीं हुआ, बस लोकतंत्र की जलेबी बनती रही। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र की जलेबी बनती रही। और इसी लोकतंत्र का मजा देखिए, मजा देखिए इस लोकतंत्र का कि रेड फ्लैग उठाने वाला, कमी बताने वाला राहुल गांधी जिस दिन उस कमी के खिलाफ अपनी यात्रा शुरू करता है, उसी दिन देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के 10 किलोमीटर के सड़क का उद्घाटन करके उस पर पैदल चल रहा होता है, जैसे मान लो कि रील बना रहे हो। खाली सड़क पे किसी को पैदल चलते हुए देखा, सड़क की क्वालिटी चेक करते हुए? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं ताकि कैमरे में कोई और ना दिखे, कैमरे में उनकी दिखते हैं। और वहां से उतने से भी दिल नहीं भरा तो जो चुनाव आयोग चुपचाप बैठा था, सूत्रों पे चल रहा था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, वो भी बिना तैयारी की, और एक्सपोज कर दिया ताकि राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज ना मिले, स्पेस ना मिले, उस तरफ लोग ध्यान ना दें। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी जी का टोटल मिला के भी उतने लोगों ने नहीं देखा जिसका 10 गुना राहुल गांधी की यात्रा को लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में देखा। इसलिए अब रोक पाना विपक्ष को, मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं कहूँगा, विपक्ष को रोक पाना अब सत्ता और सत्ता से जुड़े इन झुके हुए या बिके हुए या जो भी आप कहे संस्थान है, इनके बस की बात नहीं रही है। नमस्कार।